गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर O.P. रायकर, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशन कंसल्टेंट, साइंस बायोलॉजी फैकल्टी। जितने भी फ्रेंड्स हमारे साथ फेसबुक लाइव अभी बने रह रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज की हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स हमारे साथ लाइव बने रह रहे हैं, वो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। चलिए फ्रेंड्स, आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेक पोर्शन की हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो वहां पे हमने बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी का, ह्यूमन फिजियोलॉजी के डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के भी हम बात करते हैं। तो दो टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम थर्ड चैप्टर की ओर जा रहे हैं, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र। इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो यह है कि ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो मनुष्य हैं, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर जो श्वसन प्रक्रिया की हम बात करते हैं वो किस प्रकार होती है। यानी कि श्वसन प्रक्रिया का मीन्स यहाँ पे जो ब्रीथिंग की बात करते हैं, स्वांतन प्रक्रिया की हम बात करते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है, ये हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार से होती है, कौन कौन से अंग जो होते हैं उसके अंदर भाग लगते हैं, ये किस किस प्रकार का होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम श्वसन तंत्र, श्वसन प्रक्रिया को डिटेल से समझने वाले हैं। जो आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स, चाहे वो आपके IAS का हो, चाहे वो आपके RS का हो, ये जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी खुशखबरी, इस लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे अभी नीट PMT की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है हमारी लाइव क्लासेस लेने के लिए। क्योंकि नीट जिससे डॉक्टर बने जाते हैं, वो जो एग्जाम बहुत ही कम समय के बाद में, लॉकडाउन के बाद में आपका होने वाला है। तो नीट के सिलेबस को भी ध्यान में रखते हुए और बाकी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमारी ये लाइव क्लासेस चल रही है। ये लाइव क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्योंकि बताता हूँ, क्योंकि ऐसा कोर्स आप कहीं से खरीदते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ता है। क्योंकि आपको पता है, ये हम सभी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके सिलेबस को कवर करते हुए साथ में जो नीट जैसे, मेडिकल जैसे एग्जाम्स है उसकी भी हम तैयारी करवा रहे हैं। वो भी आपको फेसबुक लाइव फ्री क्लासेस सोच सकते हैं आप। क्योंकि यदि आप कहीं से भी एक कोर्स खरीदते हैं बायोलॉजी का भी ऑनलाइन, तो भी आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली बैठता है, और जबकि आपको यहाँ पे फ्री क्लासेस मिल रही है। तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आप जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखें और इस लाइव सेमिनार को शेयर करना ना भूलें। क्योंकि हो सकता है कोई ज़रूरतमंद विद्यार्थी अभी घर पे बैठा हुआ है, उसके पास में एक स्टडी मटेरियल की हम बात करते हैं, एक एफिशिएंट, एक रिलायबल, यदि उसके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, तो यदि वो हमारी लाइव क्लासेस लेता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे वो हमारे लाइव क्लासेस से भी आएंगे। तो प्लीज फ्रेंड्स, यदि आप एक गार्जियन है, पेरेंट्स है, तो आपका यदि कोई स्टूडेंट बच्चा इस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको प्लीज ये वीडियो दिखाएं और शेयर भी करें। आप एक स्टूडेंट से तो आप इस मेरी पूरी क्लास को लास्ट तक, अंत तक हमारे साथ बने रहें। पूरी क्लास को आप अटेंड करें। और आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि आप हमारी प्रीवियस क्लास को आप नहीं ले पाए तो हमारे इस फेसबुक इस ID पर प्रीवियस जितने भी हमारे लाइव सेमिनार हुए हैं, लाइव क्लासेस हुई हैं, वो यहाँ पे लाइव, यानी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इसी के साथ में ये जितने भी हमारे लाइव क्लासेस हैं, ये सभी आपको हमारे YouTube चैनल संकल्प निःशुल्क शिक्षा अजमेर पे भी आपको ये मिल जाएगी। और हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर O.P. रायकर मिशन, वहाँ पे भी आपको ये लाइव क्लासेस जो हैं वो भी आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपसे मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि प्लीज यदि आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इसे आप शेयर करना ना भूलें। क्योंकि हो सकता है हम उन लोगों की डायरेक्ट मदद कर रहे हैं
आप एक इंटरमीडिएट हो सकते हैं कि यदि आप भी शेयर करेंगे तो किसी ना किसी का बच्चे का भला जरूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र की हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, श्वसन तंत्र की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम श्वसन प्रक्रिया की भी हम बात करते हैं। तो श्वसन जो एक प्रक्रिया है जिसे हम एक फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया भी कह सकते हैं, जिससे हम एक श्वसन जो है वो एक फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया भी है। श्वसन एक फिजियोलॉजिकल यानी कि आपको पता है ये एक कार्य की प्रक्रिया है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इसी के साथ में ये एक रिडक्शन प्रक्रिया भी है। रिडक्शन यानी कि ये एक अपचय प्रक्रिया भी है। तो यहाँ पे आपको दो वर्ड समझ में आ रहे हैं कि जो श्वसन जो प्रक्रिया है वो एक फिजियोलॉजिकल, हमारे बॉडी के अंदर एक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के रूप में हो रही है। इसके अलावा ये एक रिडक्शन प्रोसेस भी है, एक अपचय प्रक्रिया भी है। इस प्रक्रिया के अंदर होता है क्या? श्वसन के अंदर आपको पता है कि यहां पे जो मेनली होता है वो हमारे अंदर क्या होता है? गैसों का विनिमय होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि गैसों का विनिमय होता है, गैसों का विनिमय होता है। आपको पता है इस दौरान कि हम O2 को हम लेते हैं और जो CO2 होती है उसको हम बाहर छोड़ते हैं। O2 को हम लेते हैं और CO2 को हम बाहर रिलीज यानी कि उत्सर्जित हम यहाँ पे करेंगे। तो जो ये ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेज है इन्हीं का हमारे यहाँ पे एक्सचेंज यानी कि विनिमय होता है इस श्वसन प्रक्रिया के अंदर। तो व्हाट इज द रेस्पिरेशन? Respiration is a physiological reduction process in which exchange of gases as oxygen and carbon dioxide। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो श्वसन प्रक्रिया है जिस सतह से संपन्न होती है, जिस सतह से ये प्रक्रिया होती है उसी सतह को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस, श्वसनीय सतह। और इस रेस्पिरेशन श्वसन प्रक्रिया के अंदर जो तत्व, जो एलिमेंट, जो तत्व यहाँ पे यूज होता है उसी को हम कहते हैं श्वसनिक तत्व कहते हैं, उसी को हम रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स कहते हैं, श्वसनिक तत्व कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है वो एक फिजियोलॉजिकल रिडक्शन प्रोसेस है। फिजियोलॉजिकल रिडक्शन प्रोसेस है जिसके अंदर गैसों का विनिमय होता है। और गैसों का कौन सा विनिमय? यानी कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, तो इन्हीं का विनिमय होगा। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ने वाला है कि गैसों का विनिमय किस वे से होता है, किस प्रकार से होता है, कौन कौन से अंग यहाँ पे भाग लेंगे, वो सब चीजें। ओके, तो जिस श्वसन सतह से ये प्रक्रिया संपन्न होती है, जो सतह यहाँ पे भाग लेती है उसको हम कहते हैं श्वसनीय सतह। और जो तत्व एलिमेंट जो यहाँ पे यूज होने वाले हैं उनको हम कहते हैं श्वसनीय तत्व। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको बेसिकली समझ में आया कि श्वसन है क्या। श्वसन एक कार्य की अपचय प्रक्रिया है जिसके अंदर गैसों का विनिमय होता है। और गैसों की बात करते हैं तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेज होती है उन्हीं का यहाँ पे विनिमय होता है। चलिए फिर अब हम बात करेंगे श्वसन के जो प्रकार है वो कौन कौन से यहाँ पे प्रकार हो जाएंगे। तो श्वसन के हम प्रकार यानी कि हम टाइप्स की हम बात यहाँ पे करेंगे, श्वसन प्रकार की हम बात करेंगे। ओके, श्वसन रेस्पिरेशन की बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो हम बात करते हैं वो है हमारा प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट। पहला जो है वो है हमारा प्रत्यक्ष श्वसन यानी कि डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो शरीर की जो सेल्स है
ये जो शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं और बाहर का जो श्वसनीय माध्यम होता है, बाहर का जो श्वसनीय जो मीडियम होता है, यहाँ से ये इसे किस प्रकार से जुड़ी हुई होती है, ये इसे डायरेक्टली जुड़ी हुई होती है, यानी कि डायरेक्टली हो यहाँ पे श्वसन प्रक्रिया हो जाती है। उदाहरण के लिए हम बात करें जैसे कि नम त्वचा के द्वारा, नम त्वचा के द्वारा, जैसे कि ये बॉडी, इस बॉडी की बॉडी से यहाँ पे नम त्वचा, तो यहाँ पे नम त्वचा यानी शरीर कोशिकाएं और ये बाहर की तरफ ये जो माध्यम मीडियम होता है, यहाँ से डायरेक्ट जो रेस्पिरेशन होता है वो ये हो जाता है। तो नम त्वचा के द्वारा भी होता है, तो वो होता है आपका डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष श्वसन की हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये नम त्वचा के द्वारा यहाँ पे ऐसा होता है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम सेकंड की बात करते हैं, अप्रत्यक्ष की हम बात करते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन की बात करते हैं। इसका मतलब होता है कि जो आपकी यहाँ पे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो शरीर की कोशिकाएं हैं और यहाँ पे आपका श्वसनीय माध्यम है, तो इस श्वसनीय माध्यम और इस शरीर कोशिकाओं के बीच में ये डायरेक्टली नहीं होकर के इनडायरेक्ट होती है, यानी कि इनके बीच में कोई ना कोई यहाँ पे जो अंग होते हैं वो होते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के अंदर होता है जिन जीवों के अंदर जटिल संरचना होती है, जटिल कोशिकीय संरचना या जटिल जो संरचना होती है उन्हीं के अंदर ऐसा होता है। यानी कि जब शरीर कोशिकाओं और श्वसनीय माध्यम के बीच में वो इनडायरेक्ट रूप से होता है, डायरेक्टली नहीं होता, जैसे कि नम त्वचा के द्वारा डायरेक्ट हो रहा था, जबकि यहाँ पे यानी कि डायरेक्टली नहीं होकर के वो इनडायरेक्ट रूप से होता है, उसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट की हम बात करते हैं। हमारे अंदर हम बात करते हैं बाहर श्वसनीय माध्यम होता है, हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं, उनको जो गैसों का जो विनिमय होगा, यहाँ पे जो गैसेज एक्सचेंज होगी वो किसके द्वारा होती है, हमारे बीच में, जैसे कि आता है लंग्स। तो जब लंग्स के द्वारा होता है तो इसी को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल की यहाँ पे बात करते हैं, किन्हीं के अंदर यहाँ पे जो इंटरमीडिएट जो अंग आता है, इंटरमीडिएट जैसे कि स्किन, त्वचा के द्वारा किसके अंदर होता है, याद रखना आपको, त्वचा के द्वारा जो होता है वो होता है एनेलिडा के अंदर एंड एम्फीबिया, यानी कि उभयचरों के अंदर भी ऐसा होता है। तो जो एनेलिडा और जो एम्फीबिया उभयचर होते हैं उनके अंदर स्किन के द्वारा भी यहाँ पे होता है। फिर हम बात कर लेते हैं अगला, यानी कि गिल्स, गलफड़े जिसे हम बोलते हैं, तो गिल्स के द्वारा भी किसके अंदर होता है, तो ये जो गिल्स के अंदर होता है ये होता है मछलियों के अंदर, जो मछलियां होती है उन मछलियों के अंदर होता है। इसके अलावा कुछ एम्फीबिया में भी होते हैं, कुछ एम्फीबियन यानी कि कुछ जो उभयचर होते हैं उनके अंदर भी गिल्स के द्वारा भी होता है। फिर थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है, लंग्स यानी कि फेफड़ों के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा किससे होता है, तो फेफड़ों के द्वारा हम बात करते हैं तो याद रखना आपको, कुछ एम्फीबियन में भी होता है, कुछ उभयचर यानी कि कुछ एम्फीबिया के अंदर होता है, सरीसृप के अंदर होता है, सरीसृप के अंदर होता है, पक्षियों के अंदर होते हैं, और जो स्तनधारी होते हैं उनके अंदर भी होते हैं। और आपको पता है स्तनधारी के अंदर मनुष्य भी आता है, तो मनुष्य के अंदर भी कैसे होता है, यानी कि लंग्स के द्वारा। तो इनडायरेक्ट हुआ, श्वसनीय माध्यम बाहर वातावरण हुआ, हमारी बॉडी की जो सेल्स है उनको क्या चाहिए, गैस चाहिए, यानी कि वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई, उस CO2 को वहां से बाहर निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए इंटरमीडिएट जो अंग आएंगे वही क्या करेंगे, यहाँ पे इंडायरेक्ट करवाएंगे, जैसे कि हमारे अंदर क्या है, लंग्स के द्वारा होता है। यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट और याद रख सकते हैं कि जो कीट होते हैं, कीट इंसेक्ट होते हैं, उनमें जो होता है वो होता है डायरेक्ट ट्रेकिया के द्वारा ही होता है, ट्रेकिया, और ट्रेकिया का मतलब होता है श्वास नाल, तो वो श्वास नाल के द्वारा ही हो जाता है, किसके अंदर, कीटों के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने दो चीजों की बातें की हैं। पहला जो था वो था हमारा डायरेक्ट, यानी कि बाहर एनवायरमेंट और बॉडी की सेल है, तो जो भी गैसेज होंगे वो डायरेक्ट मीडियम से डायरेक्ट बॉडी सेल के कांटेक्ट में आ जाती है, तो ऐसा यहाँ पे ये होता है इनके अंदर। एग्जाम्पल की जब बात कर लेते हैं इनके अंदर,
एग्जाम्पल जो होते हैं वो होते हैं एक कोशिकीय जंतु के अंदर, एक कोशिकीय जंतु के अंदर, एक कोशिकीय जंतु के अंदर जैसे कि अमीबा, जैसे कि स्पंज, जैसे कि हाइड्रा और जैसे कि चपटेकर्मी इत्यादि। ये जो होते हैं ये इनके एग्जाम्पल है डायरेक्ट वाले के। इनडायरेक्ट के अंदर श्वसन का माध्यम है, हमारे बॉडी के अंदर सेल है, लेकिन ये जो गैस होती है ये डायरेक्ट बॉडी सेल कॉन्टेक्ट में नहीं आती, इनके बीच में कोई एक इंटरमीडिएट ऑर्गन आएंगे और उन्हीं के द्वारा वापस वो गैसें पहुंचती है। जैसे कि हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर कौन सा होगा, वो होते हैं लंग्स, यानी कि फेफड़ों के द्वारा होती है। श्वसन माध्यम फेफड़ों के अंदर आती है और फेफड़ों से शुद्ध होकर के मतलब वो ऑक्सीजन जो होती है वो वाली जो होती है वो डायरेक्ट कहाँ जाएगी, हमारे बॉडी सेल को, शरीर की कोशिकाओं को वो यहाँ पे श्वसन प्रक्रिया होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है जितने भी जीव होते हैं जिनके अंदर जटिल संरचनाएं पाई जाती है, जिनके अंदर जटिल बॉडी की जब संरचना पाई जाती है तो उनका डायरेक्ट तो नहीं हो सकता, एक कोशिका में तो हो सकता है क्योंकि बॉडी का सेल भी कैसा है, ओनली एक कोशिकीय। बहुकोशिकीय जो होते हैं या जिनके अंदर जटिल संरचनाएं जब होती हैं तब उनके अंदर देखते हैं हम तो उनके अंदर एक इंटरमीडिएट ऑर्गन आता है जटिल संरचना होने के कारण। सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं त्वचा के द्वारा, त्वचा के द्वारा यानी कि एनेलिडा के अंदर और एम्फीबिया उभयचरों के अंदर, उभयचर जो जल और थल दोनों में जैसे मेंढक वगैरह जो होते हैं। ओके, गिल्स गलफड़ों के द्वारा जैसे कि मछलियां, कुछ एम्फीबिया के अंदर भी ऐसा होता है। लंग्स यानी कि फेफड़ों की यदि हम बात करते हैं तो फेफड़ों के द्वारा किसमें होता है, यानी कि कुछ एम्फीबिया के अंदर होता है, कुछ सरीसृप के अंदर होता है, पक्षी के अंदर होता है और स्तनधारियों के अंदर भी होता है। जबकि एक और इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी ट्रेकिया जो सांस नाल होती है, दर्शिका के आगे बताएंगे हम आराम से आपको। ओके, उसका अगर जो श्वास नाल जहाँ से हम सांस लेते हैं ट्रेकिया कहते हैं, उसके अंदर इंसेक्ट जो कीट पतंगे होते हैं, कीट होते हैं, उनके अंदर ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख रहे थे कि हमने ये डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट वाला जो था रेस्पिरेशन वो हमने देखा है। ओके, अगला जो हम रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं वो आपका पढ़ने वाले आंतरिक वाला और बाह्य वाला श्वसन। आंतरिक श्वसन रेस्पिरेशन क्या है और बाह्य वाला भी क्या है। आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे क्वेश्चन से आंसर बनते हैं। ओके, पहला हम देख लेते हैं बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन, और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो श्वसन वाली जो प्रक्रिया होती है वो कहीं ना कहीं बाहर से रिलेटेड है। एग्जाम्पल समझा रहा हूं कैसे, कि आपको पता है ये फेफड़ों से जो फेफड़े इनके बीच, तो ये किससे जुड़ी हुई होगी, ये होगा डायरेक्ट बाहर से, यानी कि जो श्वसनीय माध्यम यानी कि वातावरण, इस वातावरण और इस गलफड़ों के बीच में यहाँ पे क्या होगा, गैसों का विनिमय होता है, गैसों का विनिमय, यानी कि वातावरण से, यानी कि बाहर से आएगी, वातावरण से जो गैसें आएगी वो हमारे गलफड़े के अंदर जाती है, तो इनके बीच में जो गैसों का कहते हैं बाह्य श्वसन कहते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन, ओके, आंतरिक श्वसन के अंदर यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा ब्लड होता है वो रक्त है, उनके अंदर तो ऑक्सीजन, जो रक्त है उनके अंदर ऑक्सीजन, और जो हमारी बॉडी सेल्स है और जहां पे क्या पड़ी हुई CO2। तो अब यहाँ पे जो ये भी क्या है, रक्त जो हमारी बॉडी के अंदर है, बॉडी सेल भी हमारी बॉडी के अंदर है, तो ये बॉडी के अंदर ही हो रहा है, यानी कि जैसे रक्त से तो CO2 और बॉडी सेल से CO2, तो इन दोनों गैसों का यदि यहाँ पे यदि गैसों का विनिमय होता है, यहाँ पे गैसों का विनिमय होता है, इसी को हम कहते हैं आंतरिक श्वसन कहते हैं। यानी कि आंतरिक श्वसन इंटरनल बॉडी के अंदर ही हो रहा है, जबकि तो बाहर से जुड़ा हुआ है वातावरण से, जबकि पूरी तरीके से कैसे जुड़ा हुआ है, ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर ही हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये था हमारा बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि वास्तव में जो
श्वसन प्रक्रिया होती है उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर किस प्रकार से जो गैसेज होती है उन गैसेज का जो विनिमय होता है वो किस प्रकार से यहाँ पे होता है। तो अब उसकी बात करेंगे, इस श्वसन को पूरी तरीके से समझेंगे कि किस प्रकार से रिएक्शन के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जंतुओं के साथ में थोड़ा पादपों वाला जो रेस्पिरेशन है वो भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो इस श्वसन को समझने से पहले आपको पता है कि हमें प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, इस प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्या होते हैं कि जो पादप होते हैं वो भी हरे पादप होते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं, वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ओके, जब वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं तो उसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकाश संश्लेषण मतलब होता है प्रकाश की प्रदेश में संश्लेषण मतलब किसी का निर्माण होना, प्रकाश की प्रदेश में किसी का निर्माण यानी कि संश्लेषण होना, इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से होता है कि आपको जो पता है कि जैसे कि प्लांट्स है, ये प्लांट्स की लीफ है, ये क्या करती है यहाँ पे एनवायरनमेंट से CO2 लेती है और प्लांट जो पादप होते हैं यहाँ से जल जो होता है उसका अवशोषण करता है। तो इस पादप के पास में सबसे पहले जो आ रहा है वो आता है 6CO2 प्लस 12H2 यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये यहाँ पे जल है। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या जरूरी है आपको पता है पादपों के अंदर एक कोशिकांग होता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है पर्णहरित, पर्णहरित जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल। इसकी उपस्थिति से ही प्रकाश की प्रक्रिया होती है, अन्यथा नहीं हो पाती है यहाँ पे। ओके, फिर हम बात करेंगे क्या बनेगा, तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O प्लस यहाँ पे, चलिए यहाँ का हम बात कर लेते हैं, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो 6CO2 12H2O इससे बनेगा, इससे बन जाएगा C6H12O6, ये इसका मुख्य उत्पाद होता है, मुख्य मेन प्रोडक्ट होता है। और ये जो होता है इसको बोलते हैं स्टार्च। स्टार्च पादपों में संग्रहित भोजन होता है, पादपों में जो संग्रहित भोजन होता है वो किसके रूप में होता है, वो स्टार्च के रूप में होता है। जंतुओं में किसके रूप में होता है, हम बता चुके हैं पहले, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जंतुओं में किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन में, और पादपों में स्टार्च के रूप में यहाँ पर होता है। चलिए ओके, जब ये O2 की बात करते हैं, ये ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे ये उप उत्पाद होता है, यानी कि दूसरा सब प्रोडक्ट यानी कि उप उत्पाद की बात करते हैं, ये O2 होता है। तो फ्रेंड्स हम अभी इस प्रक्रिया के अंदर क्या हुआ था कि हमने CO2 लिया, H2 लिया और बनाया C6H12O6 स्टार्च बना और ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हुई। जब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इधर से इधर की तरफ हम जा रहे हैं, ऐसे इधर गए। इस प्रक्रिया का नाम क्या है, पहली चीज प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ओके फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि CO2 और H2 यानी कि दो छोटे छोटे यहाँ पे अणु बन रहे हैं और एक स्टार्च वाला जो है एक बड़ा अणु बन रहा है। छोटे छोटे अणुओं से एक बड़ा अणु बन रहा है और इसी प्रक्रिया को बोल देते हैं एनाबॉलिक प्रक्रिया। एनाबॉलिक प्रक्रिया बोलते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। जब छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं तो एनाबॉलिक कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण निम्न का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, एनाबॉलिक प्रक्रिया का ही उदाहरण है। ओके फ्रेंड्स, जब ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब चलती है तो इस प्रक्रिया के अंदर हमें जो ऊर्जा है वो हमें खर्च करनी पड़ती है, ऊर्जा हमें लगानी पड़ती है। और जब हमें ऊर्जा लगानी पड़ती है तो प्रकाश संश्लेषण कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी, ये होगी आपकी
ऊष्मा शोषी प्रक्रिया, ऊर्जा शोषी या ऊष्मा शोषी प्रक्रिया होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किस प्रकार से एनाबॉलिक है, क्योंकि छोटे छोटे अणु मिलकर के बड़े अणु बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं एनाबॉलिक। तो प्रकाश संश्लेषण का उदाहरण है, एनाबॉलिक का उदाहरण हुआ ना। ओके, फिर इसमें हमें एनर्जी लगानी पड़ती है इस प्रक्रिया के अंदर, जब एनर्जी लगानी पड़ती तो उसे बोलते हैं ऊष्मा शोषी प्रक्रिया हम यहाँ पे करें। तो यहाँ तक वो प्रकाश संश्लेषण समझना है। ये भी पूरा टॉपिक क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अब हम आने वाले हैं रेस्पिरेशन पर, श्वसन पे आने वाले हैं। तो श्वसन पे हम कैसे आएंगे देखते हैं। ओके, अब आपने इधर से इधर गए, अब आप कुछ मत कीजिएगा, इसका रिवर्स उल्टा कर दीजिए। ये भाई आपने उल्टा किया, यहाँ से आप यहाँ ये उल्टे का क्या होना उल्टे के अंदर, जो C6H12 O6 प्लस O2 की उपस्थिति के अंदर हम देख रहे हैं और ये ऐसे जाते हैं, तब आप देखिए आपके पास में बनता है CO2 प्लस H2 बन जाता है, CO2 प्लस H2 यहाँ पे आपके पास में बन जाता है। तो ये जो प्रक्रिया रिवर्स कहते हैं, याद रखिएगा, यही प्रक्रिया रेस्पिरेशन है, यानी कि यही प्रक्रिया श्वसन। इसका मतलब हम श्वसन की प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास में जो भी जो कार्बनिक पदार्थ है, जो भी हमारे पास में जो कार्बनिक पदार्थ है, जो भी आपके पास में कार्बन, और ये कार्बन पदार्थ क्या होंगे, इसको हम कह सकते हैं श्वसनीय तत्व है, ये हमारे पास श्वसनीय तत्व है। ओके, ये जो कार्बनिक आधारित पदार्थ भी कहते हैं, इसको हम आधारित पदार्थ भी कह सकते हैं, सबस्ट्रेट कह सकते हैं। ओके, ये जो कार्बनिक पदार्थ है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसका मतलब कार्बनिक पदार्थ का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और इसी ऑक्सीकरण से हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये बन रहा है CO2 प्लस H2। हमने ऑक्सीजन का यूज किया तो CO2 रिलीज हो रही है, गैसों का एक्सचेंज यहाँ पे एक तरीके से हो रहा है। ओके, तो CO2 प्लस H2 कौन सी प्रक्रिया हो गई, श्वसन। इसका उल्टा है नहीं प्रकाश संश्लेषण, रिवर्स एक तरीके से। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक बड़ा अणु था और ये बड़ा अणु आप देख रहे हैं दो छोटे छोटे अणुओं में टूटता है। जब एक बड़ा अणु दो छोटे छोटे अणुओं में टूटता है, इसको हम कहते हैं कैटाबोलिक प्रक्रिया, कैटाबोलिक प्रक्रिया। ये एनाबोलिक थी, ये कैटाबोलिक प्रक्रिया यहाँ पे है। ओके, जब आप देखते हैं कि ये जब रेस्पिरेशन प्रक्रिया से होती है, जब CO2 H2 बनता है, तो याद रखना इसके साथ में ऊर्जा जो होती है वो उत्सर्जित होती है। याद रखिएगा क्या होती है, जो ऊर्जा होती है वो यहाँ पे उत्सर्जित होती है। और जब ऊर्जा यहाँ हमने लगाई थी ऊष्मा शोषी, जब ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आपको समझ में आ गया कि श्वसन जो होती है वो श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है, कैटाबोलिक का उदाहरण है, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती है। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके यहाँ पे क्लियर हुआ है। आई होप दैट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। मेरी पूरी कोशिश है, मैं आपको बहुत ही बेसिकली पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही जीरो लेवल से। मुझे पता है कि अभी मेरा जो वीडियो देख रहे हैं हो सकता है वो साइंस का स्टूडेंट नहीं है, हो सकता है वो कॉमर्स का स्टूडेंट है, हो सकता है वो आर्ट्स का स्टूडेंट है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि उस बच्चे तक 10th क्लास के बच्चे को भी ये प्रक्रिया समझ में आ जाए, और चाहे वो ग्रेजुएशन किया हुआ है चाहे PhD किया हुआ है उसको भी ये टॉपिक समझ में अच्छे से आ जाए, चाहे वो आर्ट्स के बच्चा भी उसको भी अच्छे से समझ में आए। और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर भी बनेंगे, तो हमारी क्लास से बनेंगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ का आपको बेसिकली जो था वो आपको ये समझ में आ गया। दोस्तों आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं इसको। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये बेसिकली जो रेस्पिरेशन था वो आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से ये श्वसन जो होता है वो होता है। यानी कि आपने जो आपकी बॉडी के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ है, स्टार्च, ग्लूकोज जो है, ओके, उसका क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा और क्या हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जल जो होता है वो यहाँ से वापस यहाँ पे रिलीज होगा, बाहर निकलेगा। साथ में क्या होगा, ऊर्जा निकलेगा, कितनी निकलेगी वो हम बताएंगे।
इतनी ऊर्जा यहाँ पे निकल जाती है। तो श्वसन किसका उदाहरण है? कैटाबोलिक प्रक्रिया का। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जबकि प्रकाश संश्लेषण कौन सी है? ये एनाबोलिक होती है। एनाबोलिक क्यों? जब छोटे छोटे अणु मिलकर बड़ा अणु बनता है एनाबोलिक, बड़ा अणु टूटता है छोटे अणु में कैटाबोलिक कहलाता है। और ये ऊष्माशोषी की एनर्जी लगाते हैं, एनर्जी उत्सर्जित होती है। ओके, अब फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं श्वसन के प्रकार की। एक होता एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन, और दूसरा होता है एनारोबिक अवायवीय श्वसन की हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन, यानी कि हम श्वसन की बात कर रहे हैं। श्वसन यानी रेस्पिरेशन आर टू टाइप्स इस वन इज एरोबिक यानी कि वायवीय, और सेकंड एनारोबिक अवायवीय। आपको नाम में सब कुछ लग रहा है। एरोबिक है यानी कि वायवीय, इसका मतलब ये जो प्रक्रिया होती है ये प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, यानी कि ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये की बात करेंगे इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, यानी कि ऑक्सीजन की बात करेंगे ऑक्सीजन यहाँ पे एब्सेंट हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं और कहाँ पे बनते हैं, इसकी प्रक्रिया होती है कहाँ पे। तो एरोबिक की भी हम बात करते हैं, तो अभी हमने देखा था कि फॉर्मूला हमारा जो था, एक रिएक्शन जो थी वो थी C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति, ये ऑक्सीजन उपस्थिति, इससे क्या होगा CO2 बनेगा, H2 बनेगा। इस रिएक्शन को पहले से पहले कर चुके हैं। ओके, तो CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी रिलीज होगी, ऊर्जा यहाँ पे उत्सर्जित होती है। ओके, तो जब श्वसन प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो जो C6H12O6 जो कार्बनिक पदार्थ है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे बन रही है CO2 प्लस H2 बन रही है, साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है। और याद रखिएगा इस समय वायवीय रेस्पिरेशन के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 2880 किलो जूल, 2880 किलो जूल, 2880 किलो जूल एनर्जी। और इसकी बात हम कर लेते हैं और इससे दूसरी वैल्यू जो हम लिख सकते हैं वो लिखेंगे 686 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी एनर्जी। यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वायवीय श्वसन के अंदर, जिस समय हम सांस लेते हैं उस समय हमारा जो अंदर होती है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, किलो जूल के अंदर वैल्यू क्या है 2880 है। ओके, और किलो कैलोरी के अंदर कितनी 686, 686 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। ये कहाँ होता है, ये हमारे जितने भी बहुकोशिकीय जो जीव जंतु पादपों के अंदर, तो वहां पे ये बड़ा एरोबिक रेस्पिरेशन इस प्रकार से होता है। बात कर लेते हैं एनारोबिक अवायवीय श्वसन की भी हम बात करते हैं, तो इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं होगी। तो अब ऑक्सीजन नहीं है इसका मतलब क्या होगा, तो जो C6H12O6 है और वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ये जो होता है ये किस में टूटेगा ये हम देखेंगे। ये जो होता है यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास में दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक आपको पता है कि जैसे कि जो किण्वन वगैरह फर्मेंटेशन प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन यानी जैसे कि किण्वन जैसी प्रक्रिया जो होती है उसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं कि जो एल्कोहलिक जो फर्मेंटेशन होता है उसके अंदर क्या बनेगा, यहाँ पे एल्कोहल बनेगा, यानी C6H12O6 जो होता है यहाँ पे ये बनेगा C2H5OH, इसी को हम कहते हैं एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल जिसे हम कहते हैं वो C2H5OH होता है। ये कैसा होता है, कहाँ होता है कि जो अभी हमारे जो शराब उद्योग वगैरह होते हैं, वाइन इंडस्ट्रीज जो शराब उद्योग होती है उसके अंदर इस प्रकार से ये शराब बनाई जाती है। तो जो C6H12O6 होती है उससे C2H5OH एथिल एल्कोहल बनता है। इसका यूज कहाँ करते हैं, जो वाइन इंडस्ट्री शराब उद्योग होता है उसके अंदर यूज करता है। याद रखना यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, एक जीव ईस्ट होता है उस ईस्ट का यूज करते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पे एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है जाइमेज,
जाइमेज। यीस्ट की उपस्थिति जाइमेज एक एंजाइम होता है, इसी की उपस्थिति में C6H12O6 से बन जाएगा C2H5OH एथिल अल्कोहल बन जाता है, जिसका उपयोग हम वाइन इंडस्ट्रीज शराब उद्योग के अंदर शराब बनाई जाती है, ये ऐसे बनाई जाती है। ओके, फिर हम बात करेंगे सेकंड C6H12O6 से दूसरा प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, वो जो बनता है वो बनता है C3H6O3। C3H6O3 की हम बात करेंगे, ये बनेगा, और ये जो होता है इसी को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल बोलेंगे, लैक्टिक एसिड बोलेंगे, लैक्टिक एसिड। ओके, लैक्टिक एसिड की हम बात करते हैं तो ये ऐसा कहाँ होता है, इसकी हम बात करते हैं हमारे जितनी भी कंकालीय पेशी तंतु जो होते हैं, हमारे जितने भी कंकालीय पेशी तंतु होते हैं उनके अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। कभी आपको पता है जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में हमें आलस नहीं आता है, इसका क्या रीजन है? और कभी कभी हमारी जो मसल्स वगैरह होती है उनमें थकान फील होती है, हमें पेशियों में थकान फील होती है। इसी का एक ही कारण है कि आपके पास में जो भी आपको ग्लूकोज वगैरह जो था, वो ग्लूकोज वगैरह जो भोजन था वो क्या हो गया, वो लैक्टिक अम्ल के रूप में यहाँ पे जमा हो गया। ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल के रूप में जमा हो जाना, इससे क्या हुआ, हमारी जितनी भी कंकालीय पेशी तंतु होती है, यानी कि जो हमारी पेशियां होती है, उन पेशियों में थकान महसूस होती है, पेशियों में थकान महसूस होती है। जब हम खाना खाते हैं उसके बाद हमें आलस भी आता है। कारण क्या है, क्योंकि जो ग्लूकोज था वो ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर, हमारी मसल्स के अंदर, किसके अंदर रूपांतरित हो चुका है, लैक्टिक अम्ल बन गया, उस समय आलस भी आता है और हमारी पेशियों के अंदर थकान, टायर्डनेस इन मसल्स अकर, तो वो वहां पे हो जाती है। इसके अलावा जो हमारी मेमल्स यानी कि जो स्तनधारी होते हैं, हमारे स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है, लाल रक्त जो कणिकाएं होती है, उनके अंदर भी क्या होता है, लैक्टिक अम्ल यहाँ पे बनता है। अब हम बात कर रहे हैं कि देखिएगा ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो सामान्य प्रक्रिया होती है वैसे होती है, एनर्जी रिलीज होती है, कितनी होती है, 2880 किलो जूल, 686 किलो कैलोरी होती है। ओके, एवाइव जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है, कहाँ नहीं होती है, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ मैं। ओके, ऑक्सीजन नहीं होती है यानी कि C6H12O6 किरणोत्सर्गी प्रक्रिया में तो होती है। जब हम यीस्ट का और जाइमेज एंजाइम का यूज करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट आता है C2H5OH एथिल अल्कोहल आता है, जो हमारे शराब उद्योग के अंदर शराब बनाने में प्रयोग की जाती है। ओके, और याद रखना यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे कितनी होती है, यहाँ पे याद रखना 59 किलो कैलोरी एनर्जी। यहाँ पे जो बनती है कितनी बनती है, 59 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है, जबकि जो लैक्टिक एसिड बनता है तब यहाँ पे जो एनर्जी बनती है वो बनती है 36 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है। 36 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, 59 यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 686 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। तो फ्रेंड्स, ये था बेसिकली एक वायवीय और अवायवीय शोषण क्या होता है, कहाँ होता है अवायवीय शोषण, C2H5 शराब उद्योग में करते हैं। लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है, हमारे जो बॉडी की जो स्केलेटल जो मस्कुलर्स होती है, मसल्स होती है, स्केलेटल मसल्स होती है कंकालीय पेशियों के अंदर, यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर खाना खाते हैं उसके बाद में जब हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज खाने में लिया जाता है वो हमारी बॉडी के अंदर जब लैक्टिक अम्ल के रूप में जमा हो जाता है तब हमें हमारे पेशियों में क्या होता है, हमें थकान महसूस होती है, हमें आलस आने लग जाता है। तो ये इसी प्रकार से होता है। इसके अलावा क्या होता है कि हमारे जो मेंबर्स होते हैं, हम जो मेंबर्स हैं, हमारी जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कॉर्पिकल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं होती है, वहां पे भी क्या होता है, वहां पे भी एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होता है और लैक्टिक एसिड वाला होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने एक बेसिकली बात की कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगला जो टॉपिक इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कि जब हम सांस लेते हैं, हमारे अंदर जो श्वास वाली प्रक्रिया होती है वो कौन से रास्ते से, कौन से मार्ग से होकर के गुजरती है, किससे हम सांस लेते हैं, कौन कौन से पार्ट अंदर आते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, क्या हमारे अंदर हेल्पफुल है या नहीं, कितने इंपॉर्टेंट रोल है उनका, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। जो भी फ्रेंड्स ऑनलाइन आ रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिख रहे हैं। हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस आपको कैसी लग रही है तो प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें और अंत तक हमारे साथ बने रहे।
ओके, अगला हम देख रहे हैं कि इस रेस्पिरेटरी पाथवे की हम बात करेंगे। कौन कौन से हमारे यहाँ पे मार्ग के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं वो यहाँ पे यूजफुल। ओके फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, तो जो भी फ्रेंड्स फेसबुक लाइव है वो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी जो पाथवे की बात करते हैं, जो श्वसन जो प्रक्रिया होती है, वो श्वसन प्रक्रिया कौन से पाथवे से, कौन से रास्ते से हमारे बॉडी के अंदर श्वसन प्रक्रिया होती है। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस एनवायरनमेंट के अंदर जो कुछ गैसेज है वो गैसें हमारी बॉडी के अंदर जाएंगी। तो सबसे पहले जो बॉडी के अंदर जाती है वो हमारे यानी कि जो नोज वाले पार्ट है यहाँ से स्टार्ट होती है। तो पहला जो भाग होता है उसे हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स, नासा छिद्र कहते हैं। और इस नासा छिद्र से एयर अंदर जाएगी, फिर उसके आगे जो यहाँ पे आता है इसको हम कहते हैं नेजल चेंबर, नासिका वेस्प कहते हैं। फिर उसके अंदर तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा अंतनासा छिद्र। ये जो अंतनासा छिद्र होता है ये पता आपको हम पहले बता चुके हैं, जो फेरिंग्स के द्वारा अंदर की तरफ ग्रसनी में खुलता है। फिर ये ग्रसनी वाले पार्ट के अंदर आएगा, फिर इस ग्रसनी से कहाँ जाएगा, जहां पे गर्दन होती है वहां पे इसोफिगस यानी ग्रसिका वाला पार्ट होता है। और इस ग्रसिका के आगे की तरफ जहां से अभी आप मुझे सुन रहे हैं, जो वॉइस जो भाषा जो ध्वनि आती है वो वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं लेरिंग्स। उस लेरिंग्स से आगे की हम तरफ जाएंगे तो वहां लेरिंगोफेरिंक्स की ओपनिंग होती है। उसके आगे की तरफ हम जाएंगे तो हम श्वास नाल की बात करेंगे, और श्वास नाल जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं। तो ये जो पूरा पाथवे था वो इस प्रकार से। हम अब एक एक जितने भी जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम एक सीक्वेंस होता है आपको कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है नासा छिद्र, नासा छिद्र जिसे हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, नासा छिद्र कहते हैं। फिर हमारा सेकंड होता है नासिका वेस्म, नासिका वेस्म नेजल चेंबर, नेजल चेंबर यानी कि नासिका कोष्ठ भी हम कह सकते हैं। फिर इस नासिका वेस्म के आगे जो आता है वो आता है हमारा अंतनासा छिद्र, अंतनासा छिद्र यानी कि इंटरनल नेर्व्स, इंटरनल नेर्व्स की बात करते हैं। फिर यहां से आपको पता है यहाँ के बीच में, फिर इसके बाद खुलता है ग्रसनी के अंदर, और यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं नेजोफेरिंक्स कहते हैं, नेजोफेरिंक्स। फिर ये खुलता है हमारे यहाँ फेरिंक्स के अंदर। ओके, फिर ये फेरिंक्स से आगे की तरफ जब ये जाता है तो ये जाता है लेरिंग्स वाले पार्ट के पास में, लेरिंग्स। फिर यहाँ पे खुलता है, ये एक ओपनिंग होती है यहाँ पे, उसको हम कहते हैं लेरिंगोफेरिंक्स, लेरिंगोफेरिंक्स, लेरिंगोफेरिंक्स। ओके, फिर ये लेरिंगोफेरिंक्स से आगे की तरफ जब जाएगा तो वहां जाता है ट्रेकिया के अंदर, ट्रेकिया यानी कि श्वास नाल के अंदर, श्वास नलिका के अंदर ये जाता है। तो ये कुछ सीक्वेंस थी। अब हम यहाँ पे लेरिंग्स, फिर यहाँ पे आगे भी हम कहानी है जो पूरी डिटेल में पढ़ने वाला है, कौन कौन से आगे लंग्स तक कैसे स्टेज जाती है वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो नोस्ट्रिल्स, नासिका, नेजल चेंबर, नासिका वेस्प, इंटरनल नेर्व्स, अंतनासा छिद्र जो नेजोफेरिंक्स के द्वारा फेरिंक्स ग्रसनी में खुलता है, और ग्रसनी जो होती है उसके आगे वो लेरिंग्स जहाँ पे स्वर यंत्र बोल रहे हैं वहां पे खुलती है, लेरिंगोफेरिंक्स ओपनिंग होती है। फिर वो लेरिंग्स होती है वो आगे जाकर के हमारे ट्रेकिया जो श्वास नाल होती है उसके अंदर जाकर के खुलता है। इसके आगे भी होगा जो हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं, पहले यहाँ तक की हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है वो है हमारा नोस्ट्रिल्स, नासा छिद्र की हम बात करेंगे।
ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा नोस्ट्रिल्स। हम नोस्ट्रिल्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं कि व्हाट इज द नोस्ट्रिल और नोस्ट्रिल होता कहां पे। तो फ्रेंड्स यहां से हम बात करेंगे रेस्पिरेशन, नेजल चेंबर, नासिका वाले भाग, नाक वाले भाग से हम सांस अंदर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको दो नासिका यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको दे रहे हैं। यहाँ पे दो संख्या के अंदर दो नासिका होते हैं। अब ये जो दो नासिका होते हैं तो याद रखना कि जो नाक होता है, नोज होता है, उसके लिए साइंस के अंदर, मेडिकल टर्म के अंदर जो वर्ड यूज किया जाता है वो क्या था, राइनो। तो यहाँ पे आपको वर्ड याद होना चाहिए, राइनो का। तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए मनुष्य में नाक की या नेजल की जो है वो स्थिति कैसी होती है। तो याद रखना इसके लिए वर्ड आ जाएगा, दो है, इसको हम बोलेंगे डाई और राइनो नाक के लिए। तो डाई राइनो अवस्था होती है, डाई राइनो। नाक एक है लेकिन नासिका कितने, दो है, इसलिए कौन सी अवस्था हो जाएगी, डाई राइनो अवस्था हो जाती है, डाई राइनो अवस्था कहलाती है। ओके, फिर हम नासिका की बात करते हैं। बीच में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो संरचना होती है ये उपास्थि की बनी होती है, उपास्थि की बनी होती है। इससे हम एक नेजल सेप्टम कहते हैं। यानी कि हम यदि संरचना की बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये जो ये नोज नासिका है, ओके, ये बीच वाली जो संरचना दिखाई दे रही है ये जो होती है इसको बोलते हैं हम नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम बोलते हैं। इस नेजल सेप्टम से ये भी एक गुहा बन जाएगी और ये भी एक गुहा बनती है। तो ये नेजल सेप्टम है। याद रखना नेजल सेप्टम किसका बना होता है, ये बना होता है हाइलिन उपास्थि का बना होता है, हाइलिन उपास्थि, हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ होता है, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। हाइलिन उपास्थि की संरचना बनी होती है, उपास्थि होती है, अस्थि नहीं होती है, उपास्थि कार्टिलेज होती है, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, जिससे ये नासिका को दो भागों में विभाजित कर देती है। इसलिए हम कहते हैं डाई राइनो अवस्था। नेजल सेप्टम आएगा, इसको दो गुहा बनेगी, हाइलिन उपास्थि के द्वारा ये विभक्त रहती है। ये था हमारा नासिका। सेकंड हम बात करेंगे, फिर आता है हमारे इसके आगे की नासिका से आगे बढ़ जाते हैं तो हमारा आता है नासिका कोष्ठ, नासिका कोष्ठ यानी कि नेजल चेंबर। हम बात करेंगे नेजल चेंबर वाले पार्ट की, यानी कि यहां से लेकर के यहाँ वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये जो पूरा होता है ये होता है नेजल चेंबर वाला पार्ट। नासिका वेस्ट या नासिका कोष्ठ वाले पार्ट की बात करते हैं। ओके, अब इस नासिका कोष्ठ की बात करते हैं तो इसी के अंदर एक पार्ट होता है सबसे पहले, उसको हम बोलते हैं प्रग्राण क्षेत्र, प्रग्राण पार्ट। प्रग्राण यानी कि हम कह सकते हैं वेस्टिबुलर पार्ट, वेस्टिबुलर पार्ट की हम बात करेंगे, प्रग्राण वाले पार्ट की हम बात कर लेते हैं। ये प्रग्राण के अंदर क्या होता है कि आपको पता है कि जो हमारी रोमिल त्वचा होती है, इसके अंदर क्या स्थित होती है, रोमिल त्वचा होती है, यानी कि जिसके अंदर हेयरी स्किन होती है। यानी कि हम नाक के अंदर की तरफ जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कुछ रोमिल यानी कि बाल नुमा एक संरचना भी पाई जाती है। यानी कि इस प्रग्राण वेस्टिबुलर के अंदर बाल पाए जाते हैं, जिसे हम रोमिल त्वचा कह देते हैं। ओके, ये रोमिल त्वचा यहाँ पे क्या फंक्शन करेगी, इसका क्या काम होगा, इसका काम होगा ये एक फिल्टर की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करेगी, फिल्टर। किसको फिल्टर करेगी, जब हम सांस ले रहे हैं और हमारी सांस के अंदर जब कोई धूल के कण वगैरह आते हैं, धूल कण आते हैं, कुछ भी छोटे मोटे सूक्ष्म जीव आ जाते हैं तो उनको अंदर जाने से रोकते हैं, अंदर जाने से रोकते हैं। कौन रोकेगा, प्रग्राण वाला पार्ट ही रोकता है। तो प्रग्राण वाले पार्ट में क्या होता है, रोमिल त्वचा हेयरी स्किन होती है जो फिल्टर की तरह काम करती है, जो क्या करती है, डस्ट पार्टिकल्स की बात करते हैं, जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं उनको इंटर होने से बचाती है। इसलिए आपको पता है कि डॉक्टर भी यही सलाह देता है कि हमें कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं तो आप मुख की बजाय नाक से सांस लें। मुख से सांस नहीं ले जाता है, तो यदि मुख से सांस लेंगे तो जो डस्ट पार्टिकल्स है या जो माइक्रोब्स वगैरह वो बॉडी के अंदर जा सकते हैं। लेकिन जब आप नाक से लेंगे तो क्या होगा कि नासिका वेस्ट में अगर प्रग्राण क्षेत्र है, उस प्रग्राण क्षेत्र के अंदर क्या है, रोमिल त्वचा बालनुमा संरचना पाती है जो वहां पे डस्ट पार्टिकल्स को या माइक्रोब्स को वहीं पर रोक देती है, जो अंदर नहीं जा पाते हैं। तो ये हमारी बॉडी को कितना हेल्पफुल है। ओके, ये थी हमारी प्रग्राण यानी कि इस प्रकार से फंक्शन। बी की बात करते हैं। बी जो होता है उसको कहते हैं श्वसन मार्ग कहते हैं। यहाँ पे
बी जो होता है उसी को हम रेस्पिरेटरी पाथवे कहते हैं, यानी कि ये श्वसन मार्ग होता है। इस श्वसन मार्ग की बात करते हैं, प्रग्राम के आगे श्वसन मार्ग होता है, और ये जो श्वसन मार्ग होता है इसका जो फंक्शन होता है वो हमारे नाक के अंदर वातानुकूलित माध्यम तैयार करता है। वातानुकूलित माध्यम यानी कि एयर कंडीशनर, यानी कि एसी, यानी कि एयर कंडीशनर, यानी कि वो जो मीडियम होता है वो बढ़ता। कभी हम गर्म हवा पी लेते हैं तो उसको भी थोड़ा ठंडा करने के लिए काम आती है, तो ये एयर कंडीशनर का काम करती है। वो करती है हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट, यानी कि जो श्वसन मार्ग होता है वो यहाँ पे काम करता है। ओके, फिर हम तीसरे की बात करते हैं, और तीसरे को बोलते हैं ग्रांड, यानी कि ऑल्फैक्टरी रीजन की हम बात करते हैं। यहाँ पे ग्रांड वाले भाग की बात करते हैं, और आपको पता है जो ग्रांड वर्ड होता है, ये ऑल्फैक्टरी जो वर्ड होता है ये सामान्यतः सूंघने के लिए यूज करता है। तो ये वाला जो भाग होता है ग्रांड वाला, ये सूंघने का कार्य करता है। हम किस चीज को सूंघते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ ये इसकी सूंघ हो सकती है, तो सूंघने का जो काम करती है वो हमारी बॉडी के अंदर नासिका बेस में कौन सा पार्ट करता है, ग्रांड वाला भाग करता है, यानी कि ऑल्फैक्टरी पार्ट करता है। और हमारे ब्रेन के अंदर भी एक ऑल्फैक्टरी रीजन, एक पार्ट होता है जो हमें सूंघने का ज्ञान करवाता है। सूंघने से पता चलता है कि हाँ ये इसकी सुगंध हो सकती है। तो ये सूंघने का कार्य जो होता है ये कौन करवाता है, ये हमारा ग्रांड ऑल्फैक्टरी वाला जो पार्ट होता है वो करवाता है। ओके, इसी के साथ हम बात करते हैं, याद रखना है आपको कि जो हमारा ग्रांड वाला पार्ट होता है इसके अंदर एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली का नाम है सनिडेरियन झिल्ली। याद रखना आप, उस झिल्ली का नाम है सनिडेरियन मेम्ब्रेन, यानी कि सनिडेरियन जो झिल्ली होती है वो ही वहां पे उपस्थित होती है। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सनिडेरियन झिल्ली उपस्थित होती है नासिका बेस, नासिका कोष्ठ है, तो ऑप्शन के अंदर वो राइट होगा। ओके, इसके अलावा इन्हीं में से तो जो ग्रांड ऑल्फैक्टरी वाला जो यदि पार्ट ऑप्शन के अंदर है तो राइट आंसर कौन सा जाएगा, ऑल्फैक्टरी जाएगा, जिसके अंदर सनिडेरियन झिल्ली यहाँ पे पाई जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं हमारे जो नेजल चेंबर, जो नासिका कोष्ठ की बात करते हैं, इसके कार्य क्या क्या है। तो इसका कार्य हो गया, एक तो वायु को जो है छानने में काम आ रही है, वायु को छानने में काम आ रही है, वायु को कीटाणु मुक्त करती है। हमने बताया था कि सूक्ष्म जीवों को यह कीटाणु मुक्त करती है, कीटाणु मुक्त करने काम आती है। इसके अलावा ये फिर छानने यानी कि फिल्टर का काम कर चुकी है। ओके, एयर कंडीशनर ऐसी वातानुकूलित का काम कर रही है। ओके, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम देखा कि नासिका कोष्ठ जो पार्ट है वो है। अब हम अगर तीसरे वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। तीसरा पार्ट जो है वो है हमारा अंत्यनासा छिद्र, अंत्यनासा छिद्र, इंटरनल लेयर्स की बात करेंगे हम यहाँ पे। तीसरा पार्ट अंत्यनासा छिद्र, इंटरनल नेर्व्स की बात करेंगे। अब हम बात करें, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, अब यहाँ से हम यहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पार्ट होता है वो इंटरनल नेर्व अंतराल छिद्र होता है। ये अंतराल छिद्र जो होगा ये आगे जाकर के ये वाला जो भाग होता है अंदर वाला, ये वाला पूरा भाग ग्रसनी कहलाता है। तो ये ग्रसनी के अंदर जाएगा, यानी कि अंतराल छिद्र होता है वो नेजोफेरिंक्स द्वारा, नेजोफेरिंक्स के द्वारा ये ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग के द्वारा ये जो होता है ये ग्रसनी वाला जो पार्ट होता है, फेरिंक्स वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर जाकर के ये खुलता है अंत्यनासा छिद्र। सामान्यतः यहाँ पे देखते हैं कि ये जो समय हम भोजन ले रहे तो उस समय पानी पी रहे, उस समय नेजोफेरिंक्स क्या करेगा, तो ये नेजोफेरिंक्स जो होता है इसी के पास में आपको पता है, पहले बात कर चुके हैं कि मैं बताया था कि अंदर तरफ एक ऊपर से अंगुलीनुमा संरचना लटकी हुई रहती है जिसे हम यूबुला कहते हैं, विलम पेलेटाई भी कहते हैं, दूसरा नाम है विलम पेलेटाई, और जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं कागला। ऑप्शन के अंदर कागला नहीं आता है। ओके, तो जो यूबुला या विलम पेलेटाई क्या करती है सामान्यतः कि जो नेजोफेरिंक्स होता है उस जगह पे होती है, उसके पास में ग्रसनी वाले भाग के अंदर, और वहां से जो अंतराल छिद्र होती है उसको सामान्यतः खाना खाते वक्त या पानी पीते वक्त उसको बंद करते होते हैं। यदि वो बंद खुल गए तो क्या होगा कि जो पानी है या जो भोजन है वो मुख से नाक के द्वारा बाहर भी आ सकता है। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये ग्रसनी के अंदर खुलती है। अब बात करते हैं हम आगे ग्रसनी के अंदर। ग्रसनी के अंदर भी हम ओपनिंग की ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कौन कौन सी ओपनिंग, पहली ओपनिंग जो थी वो हमारी है नेजोफेरिंक्स, पहली ओपनिंग की हम बात कर चुके हैं वो है हमारी नेजोफेरिंक्स।
फिर दूसरी की बात करेंगे क्योंकि ग्रसनी जो होती है वो आउटलाइन खुलती है, ग्रसिका वाले भाग के अंदर खुलती है, तो उस ओपनिंग को हम कहते हैं ओरोफेरिंक्स, उसी को हम कहते हैं ओरोफेरिंक्स। तीसरी जो हमारी ट्रेकिया श्वास नाली की तरफ जा रही है तो वहां पे जो होता है वहां पे होता है लेरिंक्स, वहां पे होता है लेरिंक्स जिसे हम स्वर यंत्र कहते हैं, स्वर यंत्र कहते हैं, तो उससे जो जुड़ी होती है उसी को हम कहते हैं लेरिंगोफेरिंक्स, लेरिंगोफेरिंक्स कहते हैं। तो यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं ग्रसनी। थोड़े से आगे हम छोटी सी समझते हैं यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स, अब इस क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। तो जितने भी फ्रेंड्स हमारे साथ फेसबुक लाइव हमारे क्लास को देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आप यूं ही बने रहे। और हमारी सुबह क्लास होती है 10 बजे और हमारा इवनिंग का जो बैच है वो हमारा 5 बजे से ओनली फेसबुक लाइव क्लासेस चल रही है। तो प्लीज आप इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप भी किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान बच्चा अपने घर से भी हमसे लाइव पढ़ सकता है। ये हमने इसलिए मुहिम स्टार्ट की क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लासेस जितने भी हैं वो अभी बंद हो चुकी हैं। तो हमने सोचा कि बच्चा घर पे बैठा, उसके पास होता है स्टडी मटेरियल एफिशिएंट अच्छा नहीं हो सकता है या वो पढ़ नहीं पा रहा, तो हमने यही मुहिम स्टार्ट की कि बच्चा घर पे बैठकर भी हमसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट जो है वो लाइव पढ़ सकता है। तो प्लीज आप एक गार्जियन हैं, आप एक पेरेंट्स हैं, आप एक समझदार व्यक्ति हैं, तो प्लीज इस वीडियो को, इस लाइव क्लासेस को शेयर करना ना भूलें। आप एक स्टूडेंट हैं तो खुद पूरी तरीके से इस वीडियो को देखें, पढ़ें और आगे शेयर भी जरूर करें। तो हमारे साथ फेसबुक लाइव बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।